Hello everyone, I'm Deepak Rajput. We are solving NEET UG 2024. Let's start with question number 36. Question is, a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is current in the conductor, then in the gap between the plates. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है कि अगर एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर एंड वो चार्ज किया जा रहा है, तब प्लेट्स के बीच में जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं उसके बारे में कमेंट पूछा गया है। तो क्या होता है हमारे पास, हमेशा कंडक्शन करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट व्हाइल चार्जिंग। दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 37। अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस and coefficient of linear thermal expansion, length 1 meter, area of cross section, heated from 0 to 100 without expansion or bending, the compressive force developed in it. So we have the formula as F upon A is equals to Y times delta L upon L. डेल्टा L upon L की वैल्यू अगर हम थर्मल स्ट्रेन से रखें तो अल्फा डेल्टा टी यहाँ पर आ जाएगा, एंड F अपॉन ये तो है ही, तो F इज इक्वल्स टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। आप देख सकते हो यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर, हम सब इनकी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर। सो y इज गिवन टू यू 0.5 into 10 raised to 11, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 raised to -3, अल्फा हमें 10 raised to -5 गिवन है, एंड डेल्टा t इज 100 - 0, और इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर 1 यानी 15 to 10 raised to 3 न्यूटन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रॉपर्टी ऑफ which is not an electromagnetic wave traveling in free space is that. So यहाँ पर the energy density in the electric field is equals to energy density in the magnetic field, ये करेक्ट है यहाँ पर, ये सही होता है, इसलिए हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, मीन्स नॉट अ प्रॉपर्टी। दैट मीन्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सो एक सोर्स चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है, यानी ऐसा कहा जा सकता है दैट सोर्स ऑफ electromagnetic wave is an accelerating charge particle. Accelerating charge, that means यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी इस आंसर के लिए सही स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth and mass m and radius r in the circular orbit in an altitude of 2r from the surface of Earth is. तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी -g(m)m/r, एंड द फाइनल एनर्जी जब वो ऑर्बिट में होगा तब -g(m)m/2 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यहाँ पर हमें लेनी है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लेने के लिए altitude is 2r, तो रेडियस r विद एल्टीट्यूड 2r, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 3r हो जाएगी। दैट मीन्स फाइनल एनर्जी -g(m)m अपॉन हमारे पास 6r हो जाएगी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड मस्ट बी u फाइनल माइनस u इनिशियल। सॉल्व करने पर 5/6 g(m)m/r, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, टू हीटर्स A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of the power output for those two cases is. तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है दैट इज v²/r। दैट मीन्स हमें अगर रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखना तो v²/p लिखा जा सकता है। मीन्स फॉर अ गिवन वोल्टेज r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p होता है। अब क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस r1 प्लस r2, इस इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से जो पावर होगी वो 1/p इन सीरीज इज इक्वल्स टू 1/p1 प्लस 1/pt आप लिख सकते हैं, p2 आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पैरेलल के लिए कैलकुलेट करें तब पैरेलल में 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 लिखा जाता है, जिसमें
हमारे पास पैरेलल पावर के लिए P1 प्लस P2 लिखा जाएगा, राइट। सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा कि PS जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 1 इंटू 2 के साथ तो ये 2/3 एंड PP हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3। अगर इनका रेशियो निकाला जाए मीन्स PS बाय PP, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2/9। That means option number 1. Now question number 41. A capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source as shown in figure. The peak current in the circuit is merely peak current. That means I naught must be equals to V naught by XC. हमें यहाँ पर VRMS गिवन है और V naught कैलकुलेट करना हो तो VRMS टाइम्स √2 डिवाइडेड बाय XC विच इज 1/ωc हो जाएगा, यानी VRMS ओमेगा इंटू C इंटू √2। हमें इसकी वैल्यू रखनी है। VRMS 210, ओमेगा हमारे पास 2π इंटू F होगा, C गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻6 and √2. On solving we will get 0.93 ampere. That means option number 1. The mass of the bob in the simple pendulum increased to the thrice of the original mass and the length made it half. Time period for a simple pendulum 2π √L/g होता है, यानी टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √L रहेगा यहाँ पर, जिसमें m तो कहीं नहीं है बट L के चेंज होने से टाइम पीरियड जरूर चेंज होगा। मीन्स क्या लिखा जा सकता है T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू √L1 बाय L2। T1 तो T था मान लिया जाएगा यहाँ पर, और T2 इज इक्वल्स टू L1 इफ इट इज L, तो जो L2 है वो L/2 है। अब अगर वैल्यू रखी जाए तो T/T2 हमारे पास आ जाएगा √2। दैट मीन्स T2 इज T/√2। इसको x/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल टाइम पीरियड यानी इस तरह से दिया गया है, यानी हमारे पास x कितना आ जाएगा, इट इज √2। मीन्स ऑप्शन नंबर 1। 43. A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to. किस चीज के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पॉल है एंड देयर इज अ शीट, ठीक। तो अगर मुझे फोर्स की जरूरत पड़ी दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स की वजह से शीट खुद से मूव करने लगे या फिर उसको मूव कराने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक होगी तो इट विल बी या तो वो खुद से रिपेल हो जाएगी या अट्रैक्ट हो जाएगी। उसको सिर्फ होल्ड करने के लिए भी मुझे इसको फोर्स रखना पड़ेगा। होल्ड द शीट इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। अगर नॉन मैग्नेटिक है तब हमें किसी भी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अट्रैक्ट नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। अब अगर कंडक्टिंग है एंड हम उसको मूव करवा रहे हैं, मूव करने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से एडीज करंट यहाँ पर फ्लो होने लगेंगे, एडीज करंट फ्लो होंगे यानी वो उसकी मूवमेंट को अपोज करेंगे। तो अगर मुझे मूवमेंट रखना है तो फोर्स लगाना होगा। पार्ट डी, move the sheet away from the pole with the uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar। अगर कंडक्टिंग भी नहीं है यानी करंट फ्लो नहीं होगा, नॉन पोलर है यानी चार्ज भी सेग्रीगेट नहीं है, तो उसके मूव कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी ऑप्शन डी सही नहीं होगा। दैट गिव्स अस ऑप्शन 1, यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में हमसे पूछा है चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस यहाँ पर इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज को कहा गया। अब उसके होने के लिए हम जानते हैं कि कंडीशन R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4 होनी चाहिए, या ये भी कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशंस गैल्वेनोमीटर की होती हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर हमें ये पता लगता है कि चारों ही रजिस्टर्स 10, 10 एंड यहाँ पर 15 एंड 5 इसी तरह से गिवन है, साथ में एक डायोड गिवन है।
अब इस डायोड के पॉइंट ऑफ व्यू को ये हमें निकालना पड़ेगा. दिस इज इफ इट इज R1, इफ इट इज R2, ये R3, एंड अगर मैं सिर्फ 5 की बात करूं तो ये R4 है. यानी R1 अपॉन R2 तो 1 हो गया हमारे पास. अब R3 अपॉन R5 भी, R4 भी 1 हो तभी ये बैलेंस होगा, जैसा हमने कंडीशन लिखी भी है यहाँ पर. यानी यहाँ पर रोल प्ले हो जाएगा डायोड का. मीन्स 10/10 दैट्स फाइन, बट लेफ्ट हैंड साइड हमें कुछ चाहिए 15 अपॉन 5 प्लस x, तभी ये रेशियो मैनेज हो जाएगा. अब ये x कहां से मिल सकता है? इन डायोड्स के थ्रू. इन डायोड्स में से x तभी हमें मिल सकता है एक फाइनाइट वैल्यू जब वो फॉरवर्ड वाइज में रहेगा. फॉरवर्ड वाइज में इनमें से, और वो सीरीज में भी होना चाहिए. तो फॉरवर्ड वाइज में इनमें से सीरीज में भी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है हमें फोर्थ. इसमें सीरीज में भी है. हमें यहाँ पर D एज रिक्वायर्ड मिल सकता है क्योंकि वो सीरीज में है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ. If the plate of the parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, then अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है. अगर मैंने यहाँ पर D को कम किया तो सबसे पहले जो दिखता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. कैपेसिटेंस बढ़ा, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन C तो देखते ही सही हो गया. बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं. बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. अगर हम इक्वेशन देखें, चार्ज इज इक्वल्स टू CV. अब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चार्ज भी बढ़ेगा. अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सिंपली हाफ CV स्क्वायर होती है. अब यहां पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट, C इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी. बी ऑप्शन में लिखा हुआ है डिक्रीज होगी, इसलिए गलत हो गया. ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल रिमेन्स, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट. तो चार्ज यानी Q अपॉन पोटेंशियल, ये खुद अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा कि ये खुद C के बराबर ही तो होता है. एंड कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा था, यहाँ पर लिखा है सेम है, ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन E, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज. सो अगेन चार्ज एंड वोल्टेज की बात की जाए, वोल्टेज इज कांस्टेंट, चार्ज इज इंक्रीजिंग, तो Q इंटू V अपने आप बढ़ता हुआ देखा जाएगा. यानी ऑप्शन ऑफ 45th इज 1 इज करेक्ट. 46 की बात करते हैं. 46 में हमारे पास एक आयरन बार है ऑफ लेंथ L, हैज मैग्नेटिक मोमेंट M. It is bent at the middle of its length such that the two arms makes an angle 60 degree with each other. हमारे पास एक बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट में पोल्स होते हैं जिनको हम प्लस M एंड माइनस M कह सकते हैं. उनके बीच की डिस्टेंस इफ इट इज L. अगर हम इसको मिड पॉइंट के अबाउट बेंड कर दें, और किस तरह से बेंड करें कि उनके बीच में एंगल 60 डिग्री आ जाए, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा. यहाँ पर देख सकते हो M यहाँ पर एंड माइनस M यहाँ पर. If this angle is 60 and it is a midpoint, तो this distance L/2, ये भी L/2, यानी ये भी L/2 होगा. हमें इनिशियली जो M गिवन था वो M इंटू L था. जो न्यू M होगा, लेट्स से M डैश होगा, तो वो M इंटू L/2 हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. इसकी वैल्यू M/2 आ जाएगी अगर हम M से कंपेयर करें, यानी ऑप्शन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 47. The velocity time plot of the motion of a body is shown below. Acceleration हमें पता करना है, velocity हमें given है, and acceleration के लिए simple सा statement that acceleration is slope of velocity time curve. अब velocity time curve में देखा जाए तो स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि जीरो है. दैट मीन्स स्टार्टिंग में पोटेंशियल जीरो रहेगा, सॉरी स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, यानी जीरो, राइट. उसके बाद में कर्व इज इंक्रीजिंग एज अ स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है,
तो स्लोप कांस्टेंट, पॉजिटिव यानी वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब इसके बाद अगर हम देखें उसके बाद फिर से कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट कर्व का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। अब ये स्लोप नेगेटिव यहां पर हमें दिख रहा है, यानी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, which gives us option number 2. Question number 48. A small telescope has an objective focal length, yani FO is given to us as 140 centimeter, FE is given to us as 5 centimeter, magnifying power M for a telescope viewing a distant object, यानी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी ऐसा मानना होगा। F नॉट अपॉन FE इसका फॉर्मूला यानी 140 अपॉन 5 विच इज 28, एंड ये आंसर यहाँ पर हमारे पास 1 हमें लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास 49 में साफ साफ लिखा भी है कि T वर्सेस V कर्व है, एंड रेफरेंस के लिए चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। चार्ल्स लॉ इन जनरल हम V वर्सेस T पढ़ते, यहाँ पर T वर्सेस V गिवन है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा होता तो ऑलवेज गो विद द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट मींस PV इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ पर अगर T वर्सेस V देखा जाए तो T इज इक्वल्स टू P अपॉन NR इंटू V, यानी जो स्लोप है अगर एक स्ट्रेट लाइन की तरह से देखा जाए तो T वर्सेस V इफ इट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो जो स्लोप यहाँ पर निकल कर आएगा वो P अपॉन NR होगा, या फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज dt वर्सेस dv। तो कितना आ जाएगा, अगर P कांस्टेंट है तो P बाय NR, यानी ये जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है बाय कंसीडरिंग इफ P इज कांस्टेंट, तो TV अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है तब उसका स्लोप यानी tan थीटा बिलोंग्स टू प्रेशर। ज्यादा थीटा ज्यादा प्रेशर, तो सबसे ज्यादा थीटा हमें दिख रहा है P1 का, उसके बाद P2, उसके बाद P3, मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, force defined as F is equals to alpha t square plus beta t acts on a particle as given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is. अब देखो यहाँ पर अल्फा इंटू टी स्क्वायर ऐड किया जा रहा है बीटा इंटू टी में, यानी इनकी डायमेंशंस बराबर है। सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा कि अगर मुझे डायमेंशनलेस चाहिए तो हम दो इक्वल डायमेंशनल क्वांटिटीज को डिवाइड कर लें, यानी अल्फा टी स्क्वायर अपॉन बीटा टी, इसकी जो डायमेंशन आएगी वो डायमेंशनलेस होगी। थोड़ा सा सोल्व किया, यानी टी से टी कैंसिल हो जाएगा, अल्फा टी अपॉन बीटा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ये थे हमारे सभी 50 क्वेश्चंस। पेपर काफी आसान था, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, कोई घुमाने की कोशिश नहीं की गई थी, कंसेप्चुअल था, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं था। अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई की है इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन था, पेपर था। फिजिक्स एज यूजुअल नॉर्मल कहेंगे हम इसको, क्योंकि पिछले कई सालों से इसी तरह का पेपर आ रहा है, तो इजी भी कह सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट स्कोर इन योर एग्जाम। थैंक यू।